स्टार्टिंग विद असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। तो यार हमने अभी तक पढ़ लिया है कि इंटेलिजेंस क्या होता है, पर्सनैलिटी क्या होती है, ओके, उनकी थ्योरीज क्या होती हैं, अप्रोचेस क्या होती हैं, और पर्सनैलिटी को असेस कैसे करते हैं। जैसे हम पर्सनैलिटी को असेस करते हैं डिफरेंट टेस्ट्स को यूज करके, ऐसे हम इंटेलिजेंस को भी असेस करते हैं। ओके, इंटेलिजेंस को असेस करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट यूज होते हैं। ओके, जैसे कि पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए यूज होते थे। और इंटेलिजेंस की थ्योरीज थी। ओके, हमने पढ़ी थी इंटेलिजेंस की थ्योरीज क्या क्या थी। 7-8 तरह की थ्योरीज पढ़ी थी हमने। स्ट्रक्चरल थ्योरीज, उसके बाद हमने पढ़ी थी कॉग्निटिव थ्योरीज। उन्हीं के बेसिस पे कुछ टेस्ट डेवलप किए गए। यार देखो, इंटेलिजेंस तो ठीक है, इंटेलिजेंस हमने देख लिया, ये चीज होती है। अब इसको असेस कैसे करेंगे, पता कैसे लगेगा कि कौन इंसान कितना इंटेलिजेंट है और कैसे इंटेलिजेंट है। अभी देखो, अगर हम देखें हिस्ट्री की बात करें, अगर इंटेलिजेंस की टेस्ट की हिस्ट्री की, कि टेस्ट एग्जिस्टेंस में आए कैसे। तो पहली बार जब इंटेलिजेंस का जो असेसमेंट था, वो एग्जिस्टेंस में आया 19th सेंचुरी में। ओके, इसलिए आया ना, they started in 19th century with interest in treatment of mentally retarded people. तो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन होते थे ना, उनकी ट्रीटमेंट और केयर के लिए, ओके, हेल्थ, मेंटल हेल्थ केयर के लिए इंटेलिजेंस के टेस्ट एग्जिस्टेंस में आए थे। यार इनका इंटेलिजेंस टेस्ट किया जाए, ओके, ट्रीटमेंट करने से पहले, और या इनकी केयर का शेड्यूल बनाने से पहले। ओके, तो 19th सेंचुरी में आया, कौन था, अब देखो यार, in 1838 French physician Esquirol pointed out that there are different degrees in mental retardation. तो अगर जब पर्सनैलिटी की बात करते हैं ना, तो पर्सनैलिटी में क्या होता है, पर्सनैलिटी में डिफरेंट डिफरेंट डिग्रीज होती हैं। हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये एक इंट्रोवर्ट इंसान है या एक एक्सट्रोवर्ट इंसान है। ओके, तो डिग्रीज होती हैं कुछ, जैसे कि रेंज होती है 1 to 5। अब 1 to 5, सॉरी, 1 to 5, 1 to 5 में हम देखेंगे कि 1 से लेके 5 तक कि कितना इंट्रोवर्जन में रेट करता है, स्कोर करता है, एक स्केल होता है, ओके, कंटिन्यूम होता है। ठीक है, ऐसे ही उन्होंने बोला कि यार देखो, इंटेलिजेंस की भी, सॉरी, मेंटल रिटार्डेशन की भी डिग्रीज होती है, कि कोई कितना मेंटली रिटार्डेड है, इडियट है या कोई रिटार्डेड है, मेंटली रिटार्डेड, या कोई ज्यादा इंटेलिजेंट है, गिफ्टेड है, डिग्री क्या है उसकी। ओके, ही अटेम्प्टेड क्लासिफाई द डिफरेंट डिग्रीज ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल्स लिंग्विस्टिक एबिलिटी। उन्होंने बोला, देखो यार, उनके पास तब तक कोई टूल नहीं था इंटेलिजेंस को मेजर करने का। तो उन्होंने बोला कि देखो भाई, इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए ना, जो एक इंडिविजुअल की लिंग्विस्टिक एबिलिटी होती है, उसकी लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन होता है, लैंग्वेज फ्लुएंसी होती है, वो एक डोमिनेंट सोर्स है इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए। क्लियर है Sir, यहाँ your तक? voice is getting cut. अभी क्लियर है? हाँ. ओके, तो उन्होंने बोला कि यार देखो, जो मेंटल एबिलिटी, सॉरी, लिंग्विस्टिक एबिलिटीज होती है ना किसी भी इंडिविजुअल की, वो एक डोमिनेंट सोर्स है जिससे हम मेजर कर सकते हैं किसी की इंटेलिजेंस को। अभी तक कोई टेस्ट डेवलप हुआ नहीं था इंटेलिजेंस की, तो उन्होंने रिलाई करना ठीक समझा किसके ऊपर, लिंग्विस्टिक एबिलिटीज। ओके, क्लियर है? उसके बाद एक ये सेकंड, समझिए मुझे। डाउट है कोई? ओके, बाद इन 1837 अब एक और आए, इनका नाम था सीक्वेंस। ओके, ये फ्रेंच फिजिशियन थे। इन्होंने 1837 में ही एस्टेब्लिश द फर्स्ट स्कूल फॉर मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। उन्होंने फर्स्ट स्कूल एस्टेब्लिश किया मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन के लिए। कहते जो मेंटली रिटार्डेड हैं, वो बेसिकली वो चीज नहीं कर पाएंगे जो एक नॉर्मल इंसान बच्चा कर सकता है, इंसान का बच्चा कर सकता है। तो उन्होंने उनके लिए डिफरेंट स्कूल्स बनाए, डिफरेंट टाइप ऑफ एजुकेशन बनाए। ओके, उन्होंने उसमें यूज क्या किया, उन्होंने साइकोलॉजिकल मेथड्स यूज किए ट्रेनिंग के लिए बच्चों की। साइकोलॉजिकल मेथड्स में क्या था, एक्सरसाइज ऑफ फॉर सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन एंड मोटर कंट्रोल। अब सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन मींस, सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन आता है कि देखो, अगर सेंसरी, अपनी सेंस ऑर्गन्स पे रिलाई करके किसी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन करना, किसी भी स्टिमुलस के अंदर, कि देखो यार, अगर मैं रेक्टेंगुलर ब्लॉक दूं और एक बॉल दूं, ओके, तो मेरे को अपने सेंस ऑर्गन्स के ऊपर रिलाई करके सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन करना होगा, है ना, देख के कि देखो यार, इसके हाथ हाथ लगा के करूंगा या सिर्फ विजुअल इंफॉर्मेशन से डिस्क्रिमिनेट करूंगा। फिर देखो, ये तो स्क्वायर है, ये राउंड है, ये बॉल है और ये ब्लॉक। ओके, इन्होंने काफी टेस्ट भी बनाए थे, सॉरी,
काफी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी किए थे, काफी टूल्स भी बनाए थे, है ना, काफी टेस्ट किए थे। जैसे एक यहाँ नाम लिखा हुआ है मैंने, स्विगन फोम बोर्ड टेस्ट। अब ये टेस्ट होता क्या है? ये टेस्ट बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है, बच्चों के साथ हमने भी किया होगा, हमने बचपन में किया होगा। एक बोर्ड होता है जिसके अंदर अलग अलग शेप्स बनी होती है ना, शेप्स बनी होती है, मोल्ड्स होते हैं इसके अंदर, जैसे कि ओके सॉरी, वॉइस ब्रेक हो रहा है अभी भी? ये क्लियर है? सबके लिए ब्रेक हो रहा है क्या वॉइस? नहीं, मेरे लिए तो क्लियर आ रहा है। ओके, वो नेटवर्क इशू होगा मे बी। क्लियर है अभी सबके लिए? ओके, देखा, देख लो थोड़ी देर, अगर ठीक नहीं होता फिर दोबारा कनेक्ट करता हूँ। अब ये टेस्ट क्या होता है? सिग्न सिग्न फॉर्म बोर्ड टेस्ट होता है। बोर्ड होता है, ओके, इसके अंदर डिफरेंट शेप्स बने होते हैं, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, राउंड, ओके। और हमारे पास डिफरेंट मोल्ड्स होते हैं, बच्चे को दे दिए जाते हैं, यार ये जो ट्रायंगल है इसमें फिट करो। होते हैं, देखे होंगे ऐसे टेस्ट कि शेप्स फिट करनी होती है, बचपन में टॉयज भी आते हैं ऐसे, वही होता था। ओके, इसी टाइप का टेस्ट है। उसके बाद एक इंग्लिश बायोलॉजिस्ट हुए 1883 में, उनका नाम था सर फ्रांसिस गाल्टन। ओके, ही बिलीव दैट इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू परसीव द डिफरेंस इन स्टिमुलाई is associated with the judgment and intelligence. He devised a number of sensory discrimination tests. अभी देखो, अब ये जो बायोलॉजिस्ट थे इन्होंने बोला कि देखो यार, हमारी जो एबिलिटी होती है ना टू परसीव, एबिलिटी टू परसीव द डिफरेंस इन स्टिमुलाई, कि एक किसी भी स्टिमुलाई में डिफरेंसेस को परसीव करने की जो एबिलिटी होती है वो इफेक्ट करती है हमारी जजमेंट और इंटेलिजेंस को। ओके, इसी के बेसिस पे उन्होंने ए नंबर ऑफ सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट डेवलप की। ओके, जो टेस्ट के नाम अगर मैं बताऊं तो कुछ टेस्ट थे जिसको गाल्टन बार कहते हैं। ओके, विचलन वेट फॉर विजन काइनेस्थेटिक discrimination, body discrimination, visual discrimination. Okay, और he believed that these tests could be used for measuring intelligence. अब उन्होंने ये टेस्ट जो थे इंटेलिजेंस को यूज करने के लिए भी, इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए भी यूज किए। ओके, अभी हमारे बुक में ज्यादा कुछ टेस्ट के नाम दिए नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सर्च करेंगे, सर्च करेंगे तो गाल्टन की काफी हमको मिल जाएगी रिसर्च, सॉरी डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट अवेलेबल मिल जाएंगे इंटरनेट पे। आर्टिकल्स होंगे, अगर मेरे को कोई आर्टिकल मिला इसके अंदर सारे मेंशन किए हुए तो मैं शेयर कर दूंगा। ओके, अब ये बात हो गया, देखो इंटेलिजेंस की हिस्ट्री, सॉरी असेसमेंट की हिस्ट्री क्या थी। उसके बाद अगर बात आती है कि यार असेसमेंट बना कैसे, ओके, असेसमेंट कैसे बन रहे हैं? असेसमेंट बनाने के लिए जो पहला असेसमेंट बना था ना, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, तो बनाया था एल्फ्रेड बिनेट ने। एल्फ्रेड बिनेट ने कब बनाया इसको? 1904 में फ्रेंच गवर्नमेंट ने बोला, ठीक है, एल्फ्रेड बिनेट वहां पे साइकोलॉजिस्ट थे यूनिवर्सिटी में। फ्रेंच गवर्नमेंट ने बोला कि देखो यार, हमको ना एक टेस्ट चाहिए, तुम हमको एक टेस्ट बना के दो जिससे हम बच्चों को जो बेसिकली बिलो एवरेज बच्चे, ओके, उनका आईक्यू पता कर सके, सॉरी आईक्यू नहीं, इंटेलिजेंस पता कर सके। आईक्यू का कॉन्सेप्ट अभी तक था ही नहीं। ओके, उनकी इंटेलिजेंस पता कर सके कि यार जो बिलो एवरेज बच्चे हैं उनको हम एक अलग सिलेबस दे सके पढ़ने के लिए, उसके हिसाब से उनकी इंटेलिजेंस के हिसाब से उनको ट्रीट किया जा सके। एक साल के बाद 1905 में उन्होंने फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया। ओके, जिसको हम बिनेट साइमन स्केल कहते हैं। बिनेट साइमन स्केल क्यों कहते हैं? इन्होंने जो टेस्ट को डेवलप किया था ना, ये अपने एक एसोसिएट के साथ किया था जिसका नाम थियोडोर साइमन था। ओके, इसलिए स्केल को कहते हैं बिनेट साइमन स्केल। इट कंसिस्ट ऑफ 30 प्रॉब्लम्स। इसके अंदर 30 प्रॉब्लम्स थी टू मेजर वैरायटी ऑफ फंक्शंस, है ना, कि यार अलग अलग फंक्शंस को मेजर करने के लिए, जैसे लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन है और रीजनिंग है, जजमेंट है, अलग अलग फंक्शंस को मेजर करने के लिए 30 क्वेश्चंस थे इसके अंदर। ओके, he believed that these are essential components of intelligence. अभी देखो यहाँ से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं यूनिफैक्टर थ्योरी से, जो अल्फ्रेड बिनेट ने दी थी इंटेलिजेंस के लिए यूनिफैक्टर थ्योरी।
ओके, इन फैक्टर थ्योरी में उन्होंने बोला था यार देखो कुछ एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं, की फैक्टर होते हैं, जिसके अंदर वो एसेंशियल कंपोनेंट्स होंगे ना, वो बेसिकली हर चीज में इंटेलिजेंट हो। उन्होंने ये बोल दिया था। बाद में ये थ्योरी क्रिटिसाइज हुई थी, लेकिन हम यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं थ्योरी से। ओके, अब उसके बाद उन्होंने बोला कि सॉरी, उसमें असेंडिंग ऑर्डर्स में डिफिकल्टीज, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा कम डिफिकल्ट होगा, सेकंड उससे ज्यादा डिफिकल्ट होगा, थर्ड उससे ज्यादा डिफिकल्ट होगा, असेंडिंग ऑर्डर में थे। ओके, डिफिकल्टी लेवल। और ये एडमिनिस्टर हुआ था 50 चिल्ड्रन के ऊपर, ओके, जो 3 to 11 ईयर ओल्ड थे। ठीक है, इन्होंने एडमिनिस्टर किया इसको स्टार्टिंग में इन बच्चों के ऊपर। अब इसके अंदर एक ड्रॉबैक था कि इसके अंदर स्कोर कैलकुलेट करने के लिए कोई प्रिसाइज मेथड नहीं था कि हम स्कोर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसमें देख लिया कि बच्चों ने इतने आंसर्स दिए हैं, इतने नहीं दिए हैं। इसमें कोई मेंटल एज का प्रोसेस नहीं था, इसमें कोई आईक्यू का कॉन्सेप्ट नहीं था। इसमें बस 30 क्वेश्चंस दिए थे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को मेजर करने के लिए इंटेलिजेंस के। और ये यूज किया गया 50 बच्चों के ऊपर जो 3 to 11 ईयर ओल्ड थे। इसके अंदर कुछ नहीं था जिसने यार देखो 3 साल का बच्चा है, अगर उसमें कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है। ओके, और एक चीज और, ये जब एडमिनिस्टर किया गया था ना 50 बच्चों के ऊपर, इसके अंदर मिक्स्ड पॉपुलेशन थी। इसके अंदर मेंटली रिटार्डेड भी थे, एडल्ट्स भी थे, और नॉर्मल बच्चे भी थे, ताकि वो एक डिफिकल्टी लेवल को सेट कर सकें कि हाँ कितना इजी होना चाहिए टेस्ट और कितना डिफिकल्ट होना चाहिए। क्लियर है साइमन मिनट? कोई डाउट है इसके अंदर, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर? कोई डाउट है तो पूछ ले रहे, हम आगे प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट पेपर। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यार देखो, नॉर्मल सी बात है, अगर ये टेस्ट बना, ओके साइमन मिनट ने टेस्ट बना दिया, मिनट साइमन स्केल। अभी देखो उसमें काफी कमियां थी। कमी क्या थी उसके अंदर? उसके अंदर कोई प्रिसाइज मेथड नहीं था स्कोरिंग के लिए। ओके, उसके अंदर आईक्यू का कॉन्सेप्ट नहीं था, मेंटल एज का कॉन्सेप्ट नहीं था, कुछ नहीं था उसके अंदर सिर्फ 30 क्वेश्चंस दिए थे। इसके अंदर एक पर्टिकुलर फंक्शंस को ही मेजर किया जाता और बोल रहे थे जिसके अंदर ये फंक्शंस होंगे वो इंटेलिजेंट होगा। ओके, अभी उसके बाद ये रिवाइज हुआ। ओके, रिवाइज करने के लिए क्या हुआ? रिवाइज हुआ ये 1908 में। 1908 में उन्होंने रिवाइज किया स्केल को। ओके, और रिवाइज करके क्या किया उसमें ना, उन्होंने देखा कि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा सिंपल थे। ठीक है, साइमन रिवाइज्ड many of items in the test were very simple। उन्होंने देखा बहुत सिंपल थे, तो 1908 वर्जन में many of the very simple items were dropped and new items were added। अब जो सिंपल क्वेश्चंस थे, इजी क्वेश्चंस थे, वो उन्होंने ड्रॉप कर दिए और कुछ नए आइटम्स ऐड कर दिए 1908 में। many of these items were dropped and new items were added। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज, यहाँ पे 1908 में बेनेट और साइमन ने मेंटल एज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर। अब मेंटल एज का कॉन्सेप्ट होता क्या है? मेंटल एज का कॉन्सेप्ट ये होता है यार, अगर उन्होंने क्वेश्चंस बनाए, ठीक है, क्वेश्चंस बनाए और 300 बच्चों पे उन्होंने, लाइक एक एग्जांपल ले लो, फॉर इंस्टेंस 300 बच्चों पे उन्होंने एडमिनिस्टर किया टेस्ट को। अब टेस्ट को एडमिनिस्टर करने के बाद वो देखेंगे यार एक सेट है, जैसे उन्होंने डाल दिया कुछ क्वेश्चंस डाल दिए, 20 क्वेश्चंस डाल दिए फॉर इंस्टेंस, और 3 साल के बच्चों से उन्होंने टेस्ट को एडमिनिस्टर कराया, सॉरी एडमिनिस्टर किया 3 साल के बच्चों को। अगर 3 साल के बच्चे उसमें 80 to 90% स्कोर कर रहे हैं, ओके, तो ये मान लेते थे कि ये जो टेस्ट है ना, ये सुटेबल है 3 साल के एज लेवल के लिए। ओके, इस तरह अलग अलग एज लेवल के लिए अलग अलग सबसेट्स बनाए गए, टेस्ट में ऐड किए गए मेंटल एज के लिए। ओके, उसके बाद टेस्ट वाज स्टैंडर्डाइज्ड ऑन अबाउट 300 चिल्ड्रन। ओके, यहाँ पे उन्होंने ये एडमिनिस्टर किया टेस्ट को 300 बच्चों के ऊपर जो कि 3 to 13 ईयर एज के थे। यहाँ पे भी आईक्यू का कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ मेंटल एज के ऊपर है। यार मेंटल एज, उन्होंने मेंटल लेवल पे क्वेश्चंस को डिवाइड कर दिया, अलग अलग सबसेट बना दी कि देखो यार ये सबसेट 3 साल के बच्चों के लिए है, ये 4 साल के लिए है, ये 5 साल के लिए, ऐसे 3 to 13 ईयर्स ऑफ एज के लिए अलग अलग सबसेट बना दिए। ओके, अरेंजमेंट ऑफ दीज अकॉर्डिंग टू द एज लेवल के अकॉर्डिंग उनको कर दिया गया अरेंज। फिर 1911 में स्केल वाज रिवाइज्ड फॉर थर्ड टाइम, तीसरी बार रिवाइज हुआ
और मोर आइटम्स वर एडेड टू एक्सटेंड द स्केल अप टू 16-year-old पार्टिसिपेंट। ये 3 to 13 थे, लेकिन 1911 में उसमें और आइटम्स ऐड किए गए और उसको एक्सटेंड कर दिया गया 16 years of एज के लिए। अब इसमें 3 to 16 years of एज के बच्चे इसको कर पाएंगे, टेस्ट को हम मेजर कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं 16 years of एज तक। उसके बाद 1912 में विलियम स्टर्न कॉइन्ड द कांसेप्ट ऑफ आईक्यू। विलियम स्टर्न ने आईक्यू का कांसेप्ट दिया कि देखो यार, हम आईक्यू चेक करेंगे, ठीक है। अगर हम किसी के ऊपर एडमिनिस्टर कर रहे हैं टेस्ट को, तो उसका आईक्यू के लेवल पे हम उसकी इंटेलिजेंस को मेजर कर लेंगे, क्योंकि अगर उसकी 100 है तो एवरेज होगा, 115 होगी तो वो सुपीरियर एवरेज होगा, ओके। 130 है तो गिफ्टेड होगा, बिलो 70 है तो रिटार्डेड होगा, ओके। तो ये आईक्यू का कॉन्सेप्ट आया, लेकिन आईक्यू का कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में कैसे आया था? आईक्यू का कॉन्सेप्ट, अगर आईक्यू का हम फॉर्मूला देखें, आईक्यू इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन में बायोलॉजिकल एज। 1912 तक सिर्फ इतना ही आईक्यू का जो फॉर्मूला है, ओके। उसके बाद इस फॉर्मूला में चेंज किया किसने? The American version of Binet-Simon scale was developed by Terman and Merrill at Stanford University in 1916. Okay, 1916 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में फिर से एक नया वर्जन बनाया गया है इसका, ओके, जिसको हम कहते हैं स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल। अब इसके अंदर इंटू 100 ऐड कर दिया गया। किसने किया? टर्मन ने। क्यों किया? ताकि हम फ्रैक्शन को ना लेके एक डेविएशन आ जाए, ओके, क्योंकि एक स्टैटिक डेविएशन होगी, 100 होगी या 90 होगी, कंफ्यूजन नहीं होगा ज्यादा, ओके, इसलिए उन्होंने 100 ऐड कर दिया, ओके। अभी देखो यार, ये जो स्केल है, ओके, अभी तक इसमें फर्स्ट आईक्यू टेस्ट में कुछ है, इंटेलिजेंस टेस्ट, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट में कोई डाउट है? तो फिर हम जो हमारे ओरिजिनल टेस्ट हैं जो आज की डेट में चल रहे हैं उनके ऊपर बात करेंगे। है कोई डाउट? यार अभी मेरे को एग्जाम्स के बारे में इतना नहीं पता। मेरे को इतना पता, जो जनवरी के एग्जाम है ना, जनवरी के और जो 2020 का वो है बैच है, उसके एक साथ होंगे। जनवरी 2021 और जुलाई 2020 इनके होंगे दिसंबर में, अक्टूबर के शायद अभी नहीं होंगे, ओके। बिनेट को दोबारा, कौन सा बिनेट? ये बिनेट यार पूरा, अभी ये जो फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट था, ये लास्ट वाला, एक सेकंड, लास्ट ये पूरा या फिर ये सिर्फ ये पॉइंट? ओके, लास्ट वाला मैं रिवाइज करता हूँ। तो यार 1912 तक जो भी बिनेट में चेंजेस हुए, ओके, 1911 में उसको एक्सटेंड कर दिया, एक्स्ट्रा आइटम्स ऐड करके उसमें 16 इयर्स की एज तक। फिर 1912 में उसमें आईक्यू का कॉन्सेप्ट जोड़ दिया गया। आईक्यू का कॉन्सेप्ट जो था वो सिर्फ इतना था, उसमें 100 अभी ऐड नहीं किया गया था फॉर्मूला में 1912 तक। लेकिन जब वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में टर्मन एंड रील ने उसको दोबारा से बनाया, दोबारा से स्टैंडर्डाइज किया, ओके, और उसका जो आईक्यू का जो फॉर्मूला था जो टर्मन ने दिया था, टर्मन ने उसके अंदर 100 ऐड कर दिया डेविएशन में लाने के लिए। बेसिकली अगर यार आने के लिए इजीली समझाने के लिए बोलूं, अगर इसमें 100 ऐड नहीं था जिस टाइम, अगर 16 इयर्स, अगर एक एवरेज बच्चा है जिसकी बायोलॉजिकल एज भी 16 है और एवरेज एज भी 16 है, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो वन आंसर आएगा, ओके। 1 2 3 4.5 ऐसे एक फ्रैक्शन में आंसर्स आते थे, ओके। उस फ्रैक्शन को हटाने के लिए, अगर देखो यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 13 है, तो इसका एक स्टैटिक आंसर नहीं आएगा, फ्रैक्शन में आएगा कुछ भी आंसर। इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए उन्होंने ऐड कर दिया 100, ओके। यार देखो, अगर 16 है तो 100 आंसर आएगा और 100 एवरेज स्कोर होगा, ओके। डेविएशन फ्रैक्शन को हटाने के लिए उन्होंने 100 ऐड कर दिया इसके अंदर। क्लियर है?
अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, फिर से एक्सप्लेन करो। पर देखो यार, इंटेलिजेंस टेस्ट की अगर बात करें जो मॉडर्न वर्ल्ड में यूज हो रहे हैं, okay, two kind of tests, okay, based on mode of administration, based on nature of test, okay। अभी देखो यार, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अलग हो सकता है कि एक हम इंडिविजुअल पे एडमिनिस्टर कर रहे हैं या फिर एक ग्रुप पे एडमिनिस्टर कर रहे हैं। आइटम्स के जो हमारा आइटम्स हैं, बोलना है किसी कुछ, जो हमारे टेस्ट के अंदर आइटम है उसका नेचर क्या है, वर्बल है, नॉन वर्बल है, परफॉर्मेंस बेस्ड है, okay? तो आज हम जो डिस्कस करेंगे सिर्फ इंडिविजुअल करेंगे, ओके। तो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें ग्रुप और आइटम्स डिस्कस करेंगे, ओके। तो इंडिविजुअल को पढ़ते हैं हम। ये देखो यार, इंडिविजुअल टेस्ट कौन से बेसिकली चीज क्या है, इंडिविजुअल जो टेस्ट होगा वो हम एक ग्रुप पे एडमिनिस्टर नहीं कर सकते, दो से ज्यादा लोगों पे एडमिनिस्टर नहीं कर सकते। एक इंडिविजुअल होना चाहिए, मेरे सामने एक इंडिविजुअल बैठा होना चाहिए जिसके ऊपर मैं उस टेस्ट को एडमिनिस्टर कर सकता हूँ। ग्रुप सेटिंग्स में उनको एडमिनिस्टर नहीं कर सकते। Okay. पहले हम देखते हैं यार यूजेस होते क्या है एक इंटेलिजेंस टेस्ट के, कहाँ कहाँ यूजेस होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। यूजेस देखो यार, एजुकेशनल सेटिंग में यूज होते हैं, है ना। एजुकेशनल सेटिंग्स में कैसे यूज होंगे, देखो किसी बच्चे को एडमिशन लेना है स्कूल के अंदर, ओके। एजुकेशन सेटिंग में ड्यू टू देयर हाईली सिग्निफिकेंट कोरिलेशन, हाँ देखो सिंपली लैंग्वेज में देखें तो हमने पढ़ा है कि जो हमारा आईक्यू होता है, ओके, वो कोरिलेशन में होता है हमारी एकेडमिक परफॉर्मेंस के, ओके। हमें इंटेलिजेंस पता होनी चाहिए क्या आईक्यू लेवल है बच्चे, ओके। एजुकेशनल सेटिंग्स में यूज हो इसलिए होते हैं, ओके। एजुकेशनल एंड ऑक्यूपेशनल काउंसलिंग, काउंसलिंग में यूज होते हैं। अगर काउंसलिंग के लिए, अगर सपोज आप एक काउंसलर हो, आपके पास कोई भी सब्जेक्ट है काउंसलिंग के लिए कि यार मेरे को ना ऑक्यूपेशनल काउंसलिंग चाहिए, मेरे को कैरियर गाइडेंस चाहिए, तो पहले हम उसकी पर्सनैलिटी को असेस करेंगे, उसकी इंटेलिजेंस को असेस करेंगे, तभी हम उसको एक सुटेबल फिट बता सकते हैं, है ना, उसके परफेक्ट वे में काउंसिल कर सकते हैं। उसके बाद प्रोफेशनल सिलेक्शन के अंदर इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं। प्रोफेशनल सिलेक्शन सिलेक्शन की अगर हम बात करें, अगर हम एग्जाम्स देते हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स जो होते हैं, है ना, सिलेक्शन के लिए किसी जॉब के अंदर, वहाँ पे हमारे इंटेलिजेंस को टेस्ट किया जाए। और क्लिनिकल सेटिंग्स में डायग्नोस करने के लिए, क्लिनिकल सेटिंग्स में डायग्नोस करने के लिए भी इंटेलिजेंस यूज होती है। अगर कोई मेंटली रिटार्डेड पर्सन आया तुम्हारे पास, उसको ट्रीटमेंट देना है, थेरेपीज देनी है, तो हमको पता होना चाहिए किस लेवल की इंटेलिजेंस इसकी, कितना रिटार्डेड है मेंटली, ओके। सिंपल था। उसके बाद एक प्रॉपर्टीज होती हैं टेस्ट की, ये प्रॉपर्टीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये बेसिकली ये जरूरी नहीं है कि इंटेलिजेंस टेस्ट की प्रॉपर्टीज है, ये हर तरह के साइकोलॉजिकल जो भी टेस्ट होंगे ना, जो भी रिसर्चेज होंगी, टेस्ट होंगी, सबकी प्रॉपर्टीज होती है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी पड़ती है, क्योंकि किसी भी टेस्ट को एडमिनिस्टर करने से पहले। फर्स्ट में स्टैंडर्डाइजेशन, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। हम पहले भी इन चीजों को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक ओवरव्यू में दे रहा हूँ यहाँ पे, स्टैंडर्डाइजेशन, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का। देखिए स्टैंडर्डाइजेशन होता क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन होता है कि जो भी टेस्ट बना है, ओके, एक स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए। स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए कि मेरे को कैसे एडमिनिस्टर करना है, क्या कंसेंट होगा, ओके, उसके मार्क्स और स्कोरिंग कैसे होगी, ओके। कि जैसे कि अगर मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होने चाहिए इसमें। जैसे मेरे पास दो इंडिविजुअल आए, ए एंड बी, अगर मैं एक पे भी एडमिनिस्टर कर रहा हूँ और बी के ऊपर भी एडमिनिस्टर कर रहा हूँ एक टेस्ट, तो टेस्ट जो है वो सेम होने चाहिए, ओके। अगर मैं इसकी किसी एक चीज को, इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए टेस्ट ले रहा हूँ इसका, तो टेस्ट सेम होने चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए, वो सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। अगर ए के लिए मैं अलग टेस्ट यूज कर रहा हूँ, बी के लिए मैं अलग टेस्ट यूज कर रहा हूँ, ओके। अगर दोनों की सेम कंडीशन है तो मैं उनको सेम ही टेस्ट दूंगा, स्टैंडर्ड टेस्ट। उसके अंदर हर चीज एक स्टैंडर्डाइज्ड फैशन में होगी। अगर चार ऑप्शंस हैं किसी भी क्वेश्चन में, अगर ए सिलेक्ट करते हैं दोनों, तो दोनों को सेम ही स्कोर मिलेगा, सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए कुछ भी, बिल्कुल स्टैंडर्डाइज फैशन में होना चाहिए, ओके। उसके बाद रिलायबिलिटी होती है। रिलायबिलिटी क्या होती है, देखो रिलायबिलिटी एक मेन पॉइंट होता है किसी भी टेस्ट को रिलाई करने की, कि यार इसके जो आंसर्स मेरे को मिले हैं, रिपोर्ट मेरे को मिली है टेस्ट की, मैं कितना रिलाई कर सकता हूँ इसको। तो रिलायबिलिटी चेक करने के लिए एक किसी भी टेस्ट के अंदर होता क्या है, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं एक ही चीज को मेजर करने के लिए, ओके। जैसे मेरे को एक देखना है कि न्यूमेरिकल
किसी की न्यूमेरिकल इंटेलिजेंस कितनी है। ओके, उसके लिए सेम ही टेस्ट में मैं उसको एक ही चीज को चेक करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस यूज करूंगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से एक ही ट्रेड को मेजर करूंगा। ऐसे पर्सनैलिटी असेसमेंट्स में भी होता है, इंटेलिजेंस असेसमेंट्स में भी होना चाहिए। ओके, और मैं ऐसा नहीं कि एक टेस्ट ले लूं और एक टेस्ट को लेने के बाद बोल दूं ठीक है यार तुम्हारा आईक्यू स्कोर ये है। मैं उसको डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में अलग अलग क्वेश्चंस को यूज करके अलग अलग टाइप्स के असेसमेंट यूज करके रिलायबिलिटी चेक करूंगा। ये नहीं होना चाहिए कि सेम ही टाइप के क्वेश्चन का आंसर एक क्वेश्चन में क्लाइंट अलग दे रहा है, सेकंड क्वेश्चन में क्लाइंट अलग दे रहा है, रिलायबल नहीं होगा फिर वो, है ना। रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं सेम ही चीज को असेस करने, ताकि वो रिलायबल रहे। ओके, वैलिडिटी आती है इधर। वैलिडिटी आती है कि वैलिड कितना है हम जो टेस्ट ले रहे हैं किसी भी इंडिविजुअल का। अगर देखो मैं इंटेलिजेंस अगर यूज करूँ, अगर मेरे को इंटेलिजेंस ही मेजर करनी है चीज किसी इंसान की, या देखो पर्सनैलिटी के बेसिस पे अगर बात करें, अगर मेरे को देखना है कि ये कितना एक्सट्रोवर्ट है इंसान, ओके, उसकी एक्सट्रोवर्जन कितनी है उसकी उसमें, ओके, अगर मेरे को 5 फैक्टर उसके देखने हैं, एक्सट्रोवर्जन कितना है, इंट्रोवर्जन कितना है, ओपननेस कितनी है, तो मैं उसको कुछ ऐसा ही टेस्ट दूंगा जिससे मेजर कर सकूं मैं 5 फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस। ओके, ऐसा नहीं है कि मैं उसको कुछ अलग ही टेस्ट दे रहा हूँ। मतलब कि वैलिड होना चाहिए जो मेरा टेस्ट, इंटेंट क्लियर होना चाहिए कि मैं इस चीज को मेजर करने की कोशिश कर रहा हूँ और इस चीज को मेजर करने के लिए ये वाला टेस्ट सुटेबल होगा। जैसे बच्चों के लिए इंटेलिजेंस टेस्ट करें हम, अगर बच्चा एक बाइलिंगुअल बैकग्राउंड से है तो मैं उसको कौन सा टेस्ट दूंगा? क्या मैं उसके ऊपर ल्यूरिया का कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल टेस्ट दूंगा, या मैं उसको केटल करूंगा? ओके, क्लियर है प्रॉपर्टीज और यूजेस विदाउट। ओके, देखो जो पहला इंडिविजुअल टेस्ट हमारे पास आता है वो आता है स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल ऑफ इंटेलिजेंस। स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल ऑफ इंटेलिजेंस हमने पढ़ा था, कहाँ पे बना था? ये बनाया गया था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ओके, इसमें क्या होता है, द एंटायर स्केल वाज रीस्टैंडर्डाइज्ड ऑन एन अमेरिकन सैंपल। अमेरिकन यूनिवर्सिटी में बना और एक अमेरिकन सैंपल के ऊपर दोबारा रीस्टैंडर्डाइज किया गया, इसके स्टैंडर्ड्स चेंज किए गए। ओके, 1000 चिल्ड्रन एंड 400 अडल्ट्स के ऊपर। और इसका जो अभी जो करंट में सेशन में है वो इसका 5th वर्जन है। ओके, जो 2003 में रिलीज हुआ था। अभी देखो 2003 में रिलीज हुआ था, अब देखते हैं इसकी डेवलपमेंट हुई कैसे है। हमारा जो टेस्ट था ये बिनेट वाला, अ, ये टेबल हमारी बुक में दी हुई है, मैंने यहाँ दी हुई है। ओके, तो देखो यार 1905 में डेवलप हुआ था फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। ओके, बिनेट एंड साइमन ने इसको डेवलप किया था, उसके अंदर 30 क्वेश्चंस थे। क्लियर? उसके बाद 1908 में बिनेट और साइमन ने दोबारा इसको रिवाइज किया और मेंटल एज का कॉन्सेप्ट इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया, we've ऑलरेडी डिस्कस्ड। उसके बाद 1911 के अंदर बिनेट साइमन ने फिर से थोड़ा सा एक्सटेंड किया इसको और इंक्लूड किया इसके अंदर कुछ आइटम्स इंक्लूड किए ताकि इसको 16 ईयर ऑफ एज तक हम एक्सटेंड कर सकें। ओके, 1912 के अंदर आईक्यू सॉरी आईक्यू इसके अंदर आ गया था और 1916 के अंदर इसके अंदर पूरा कॉन्सेप्ट आ गया था, आईक्यू 100 डेड हो गया था इसके अंदर। ओके, 1916 के अंदर जो कि टर्मिनल मरील ने दी। ओके, आईक्यू कॉन्सेप्ट यूज होने लग गया था विद 100। 1937 में ये रिवाइज हुआ एक बार फिर से। ओके, इन्होंने ही रिवाइज किया इसको। ओके, और इसमें ऐड क्या किया? फर्स्ट यूज ऑफ पैरेलल एलएनएम। एलएनएम के ऊपर मैं एक आर्टिकल डाल दूंगा ग्रुप में, यहाँ हम इतना ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बुक में दिया नहीं हुआ है। ओके, और टाइम भी ज्यादा हो जाएगा, डेटा भी ज्यादा। ओके, पैरेलल फॉर्म यूज हुई थी। बेसिकली हमको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं इसको, क्योंकि जो फैशन में है ना, जो यूज में वो ये वाला है। ओके, तो ये बंद हो चुके हैं सब। ओके, फिर 1960 में बेनेट ये एक बार और रिवाइज हुआ। ओके, अब इसमें एनालिटिकल मेथड्स यूज हुए। ओके, फिर थॉर्नडाइक ने एक बार फिर से रिवाइज किया इसको और उसका फिर से रीस्टैंडर्डाइज किया इसको 2100 पीपल के ऊपर। 1986 में फिर से हुआ है, चौथी बार रिवाइज हुआ। ओके, इसके अंदर सबसेट बढ़ाए गए। ओके, जो फैशन में वो ये है 2003 वाला क्वेश्चन जो कि रॉयड थे
डेवलप किया था 5 फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस, इसके अंदर इंट्रोड्यूस किए। अब 5 फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस होते क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ 10 सबसेट्स वर्सेस इंटेलेक्चुअल एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज। V5 है, स्टैनफोर्ड बिनेट 5, ओके, जो 5th वर्जन है 2003 में जो पब्लिश हुआ। इसके अंदर 10 सबसेट्स होते हैं, ओके, एक इंटेलिजेंस टाइप को सॉरी एडमिनिस्टर करने के लिए। जैसे कि देखो यार 5 फैक्टर दिए हैं, 5 कॉग्निटिव फैक्टर्स। देखो फ्लूइड रीजनिंग होती है, ओके, नॉलेज, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, विजुअल, स्पेशल प्रोसेसिंग। ये 5 तरह के इन्होंने फैक्टर दिए कि ये 5 इंटेलिजेंस के फैक्टर होते हैं जिसको हम इसके अंदर एडमिनिस्टर करेंगे या टेस्ट करेंगे। अब देखो एक फंक्शन को एडमिनिस्टर करने के लिए 2 सबसेट बनाए गए, ओके, 10 सबसेट्स टोटल होते हैं, 2 सबसेट, एक इंफॉर्मेशन। एक सेकंड, फ्लूइड रीजनिंग। फ्लूइड रीजनिंग देखो यार, फ्लूइड रीजनिंग होती है जो कैटल ने हमारे रेमंड कैटल ने इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी। इसलिए मैं कह रहा था कि इन सबको पढ़ने से पहले ना एक बार इंटेलिजेंस की थ्योरी एक बार पढ़ लेना, ओके। अगर समझना ही हो तो मैंने रिकॉर्डिंग भी डाली हुई है इंटेलिजेंस की थ्योरीज में, काफी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, ओके। ओवरव्यू में लेता हूँ कि फ्लूइड इंटेलिजेंस होता क्या है। हल्का सा ओवरव्यू में हल्का सा दे रहा हूँ कि फ्लूइड इंटेलिजेंस होता है। फ्लूइड इंटेलिजेंस होता है, देखो यार, अगर कोई बच्चा है, उसके सामने एक पजल रख दी गई है, ओके, उसने कभी पहले पजल देखी ही नहीं है अपनी लाइफ, वो फर्स्ट टाइम इस चीज को एक्सपीरियंस कर रहा है, ओके। उसके पास लर्निंग नहीं है इस चीज को लेके, ओके, उसके लिए कॉन्सेप्ट न्यू है, ओके। उसको ये सॉल्व करना है अपनी क्रिएटिव इंटेलिजेंस को यूज करके। उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज का, सॉलिड एक्सपीरियंस नहीं है, उसको एक नई स्किल सीखनी है, ओके। नई बेसिकली द पॉइंट टू टेक अवे इज, नई स्किल को सीखने के लिए जो इंटेलिजेंस यूज करता है ना इंसान, वो फ्लूइड इंटेलिजेंस होती है। क्लियर है? ओके। उसके बाद देखो यार, आईक्यू दिया हुआ था बिनेट ने पहले, एक टाइप का आईक्यू दिया हुआ था। इन्होंने इंट्रोड्यूस किए 3 तरह के आईक्यू, ओके, 3 आईक्यू इंट्रोड्यूस किए। या देखो, एक फुल स्कोर होगा, ओके, एक नॉन वर्बल आईक्यू होगा, एक वर्बल आईक्यू होगा, और एक 5 फैक्टर स्कोर होगा। और इनके जो डेविएशन बनाए गए ना, उन्होंने बोला जो आईक्यू होगा ना, आईक्यू का डेविएशन होगा, जो एवरेज होगा वो 100 होगा, और जो 5 फैक्टर जो इंटेलिजेंस है, इनका डेविएशन होगा, ठीक, एवरेज स्कोर होगा 15 होगा। 15 से ऊपर जाएगा वो अबव एवरेज होगा, 15 से नीचे जाएगा बिलो एवरेज होगा। आईक्यू में जो 100 से ऊपर जाएगा वो अबव एवरेज, और जो नीचे जाएगा बिलो एवरेज, ओके। अब ये जो एडमिनिस्टर हो सकता है टेस्ट, ये 2 इयर्स टू 85 इयर्स ओल्ड के ऊपर हो सकता है। स्टैंडर्डाइज किया गया था 4800 सैंपल्स के ऊपर, और ये हाईली रिलायबल और वैलिडिटी है इसके अंदर। इस मॉडल के अंदर कोई डाउट है? नहीं। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास जो टेस्ट आता है, वो आता है वेशलर। डेविड वेशलर, ही वाज अ साइकोलॉजिस्ट, ओके। और उन्होंने, एक सेकंड, एक सेकंड, सॉरी, डेविड वेशलर ने डेवलप किए थे 3 तरह के स्केल्स। 3 स्केल्स डेवलप किए उन्होंने इंटेलिजेंस को टेस्ट करने के लिए। एक किया एडल्ट के लिए, चिल्ड्रन के लिए, और प्री स्कूल चिल्ड्रन के लिए, है ना। अलग अलग इंटेलिजेंस टेस्ट दे दिए उन्होंने। अभी देखो, अब उन्होंने पहले जो इंटेलिजेंस को यूज करने के लिए ना, उन्होंने जो पुराने जो टेस्ट थे हमारे, जो मेनली बिनेट था, स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट था, उन्होंने उससे ट्राई किया इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए, अपनी स्टडी में यूज किया। उन्होंने देखा जो पहले जगह जो टेस्ट थे ना, उनमें कुछ कमियां थी। जो उनको लगा कमियां क्या थी, कि उनके जो आइटम्स थे वो अडल्ट के लिए सुटेबल नहीं थे, ओके। और जो वर्ड्स थे वो ओवर एम्फसाइज, ओके, वर्ड ओवर एम्फसाइज थे। और मेंटल एज नॉर्म्स थे, वो अडल्ट से रेलेवेंट नहीं थे, मतलब काफी उनको कमियां दिखी। उन कमियों को कॉप अप करने के लिए उन्होंने कुछ चीजें ऐड की, ओके, कुछ चीजें ऐड की इस टेस्ट में। जो टेस्ट बनाया उन्होंने, ओके, इसको थोड़ा सा होल्ड करते हैं, पहले देखते हैं। यूज्ड, अभी उन्होंने बोला कि देखो, यूज्ड इन मेजर्स ऑफ जनरल इंटेलिजेंस, जो इन्होंने टेस्ट बनाए अपने 3, वो यूज्ड होते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए और साइकेट्रिक डायग्नोसिस के लिए भी, ओके। ही ऑब्जर्व्ड दैट ब्रेन डैमेज, साइकोटिक deterioration and emotional difficulties may affect
द इंटेलेक्चुअल फंक्शंस। उन्होंने देखा कि अगर कोई ब्रेन डैमेज है, उसकी इमोशनल डिफिकल्टीज फेस कर रहा है या साइकोटिज्म फेस कर रहा है, तो वो चीज उसके इंटेलिजेंस को करती हैं इफेक्ट। उसके लिए उन्होंने अपना एक स्केल बना दिया जो कि इसमें इसके अंदर क्या कहते हैं, साइकियाट्रिक सेटिंग्स में भी यूज होते हैं और इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए भी यूज होते हैं। उन्होंने ऐड क्या क्या किया, उन्होंने देखा कि यार जो पिछले पुराने टेस्ट थे उनके अंदर जो हमारे ये थे ना एकदम से, ये वर्बल नॉन वर्बल बहुत ज्यादा थे। ओके, ये वर्बल आइटम्स बहुत ज्यादा थे उनके अंदर, तो उन आइटम्स को अपने सुटेबल बनाने के लिए उन्होंने कुछ चीजें ऐड की पुराने टेस्ट के अंदर। अपना जो नया टेस्ट बनाया उसमें कुछ चीजें ऐड की। उन्होंने स्पेसिफिक किया कि अडल्ट के लिए स्पेसिफिकली हो, इसमें ज्यादा ऐसे ना हो आइटम्स जो अडल्ट के लिए वो ना हो, सुटेबल ना हो। उन्होंने अडल्ट के लिए सुटेबल आइटम्स यूज किए उसमें, है ना। एडेड परफॉर्मेंस आइटम्स टू बैलेंस आउट वर्बल आइटम्स। उन्होंने देखा कि वर्बल आइटम्स पे ओवर एम्फसाइज थे पुराने आइटम्स हमारे, तो उन्होंने नए आइटम्स यूज किए जो कि हमारी परफॉर्मेंस को अच्छे से एनहांस करें। ओके, बाद उन्होंने एक चीज और ऐड की, वो रिड्यूस कर दिया उन्होंने जो भी इसके अंदर था कि एम्फसाइज ऑन स्पीड ऑफ परफॉर्मेंस। पहले देखते कि यह देखो जो एक आंसर को स्पीड जितनी ज्यादा स्पीड से देगा उतना ज्यादा उसको इंटेलिजेंट मान लेते थे, उन्होंने उसका भी कम कर दिया। ओके, मेंटल एज का जो आईक्यू था ना, जो कि था मेंटल एज में बायोलॉजिकल एज, तो उन्होंने चेंज करके अपने जो इंटेलिजेंस टेस्ट के वेस्टर के उन्होंने यूज किया एक एक्चुअल स्कोर, एक्चुअल स्कोर बाय में एक्चुअल स्कोर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड मीन स्कोर ऑफ एज, एक्सपेक्टेड स्कोर। ये उन्होंने बोल दिया ये आईक्यू का मेरे टेस्ट के लिए। मेरे टेस्ट के लिए मैंने आईक्यू डेविएशन यूज की है एक्चुअल स्कोर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड स्कोर। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है वेशलर स्केल? हाँ जी। ओके, ये देखो इसके बाद उन्होंने जो टेस्ट बनाया ना, अपना फर्स्ट टेस्ट था, उसका नाम था ये वाला। ओके, जो उन्होंने ये पीछे हमने देखा ना, ये जो कुछ चेंजेस किए हैं यहाँ पे, ये जो चेंजेस करके उन्होंने जो टेस्ट बनाया है वो था ये। ओके, वेशलर बिलीवियो इंटेलिजेंस स्केल। अब ये बिलीवियो है क्या? ये बिलीवियो क्या, देखो कुछ नहीं है, हॉस्पिटल है जहाँ पे ये साइकोलॉजिस्ट थे, डेविड वेशलर। ओके, ये हॉस्पिटल का नाम है। ओके, अभी देखो, अब ये रिवाइज हुई, ठीक है, ये स्केल जो थी रिवाइज हुई। ओके, सारी स्केल्स रिवाइज हुई, इन्होंने भी अपनी स्केल को रिवाइज किया और डेवलप किया। ओके, फर्स्ट जो रिवीजन था पहले तक ये ठीक ठाक था। ओके, बाद में 1955 में स्केल का नाम चेंज करके उन्होंने कर दिया वेशलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, सॉरी, वेशलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। और उन्होंने कुछ और जो डेवलपमेंट की है वो नीचे मैंने डिस्क्राइब की हुई है। उन्होंने एक नया टेस्ट ऐड किया, ये हो गया अडल्ट के लिए। ओके, ये भी अडल्ट के लिए था, इसका सिर्फ नेम चेंज करके 1955 में उन्होंने ये। उसके बाद उन्होंने 1940 से पहले, सॉरी बात तो नहीं, 1949 के अंदर ने स्कूल चिल्ड्रन के लिए एक टेस्ट डेवलप किया, वेशलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। ओके, और फिर उन्होंने एक और ऐड किया 1967 में प्री स्कूल के लिए, प्री स्कूल के अंदर जो बच्चे थे, वेशलर प्राइमरी, वेशलर प्री स्कूल एंड प्राइमरी स्केल ऑफ इंटेलिजेंस। अब देखो ये तीन उन्होंने बना दिए इंटेलिजेंस स्केल। ओके, ये एडल्ट्स के लिए, ये स्कूल चिल्ड्रन के लिए और ये प्री स्कूल चिल्ड्रन के लिए। पहली पहली बार आए कि 1955 में इसको इसी का नाम चेंज कर दिया था, 1949 में स्कूल चिल्ड्रन के लिए दिया उन्होंने, और 1967 में उन्होंने प्री स्कूल चिल्ड्रन के लिए दिया। तो ये सारी चीजें जो यार ये हुई, रिवाइज हुई बात। ओके, पहले हम रिवीजन की बात करते हैं एडल्ट वाले के लिए। एडल्ट हमारा जो रिवाइज हुआ है, रिवाइज हुआ है कितनी बार, इसकी 5 रिवीजन हुए। ओके, 5 रिवीजन हुए, और जो अब लेटेस्ट है ना वो है बैचलर इन एडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट 4। ओके, यहाँ 4 क्यों है, देखो यार, ये पहले एक बार रिवाइज हो चुका है। ओके, उसके बाद 5 रिवीजन में
फर्स्ट वाला ये था, सॉरी सेकंड रिवीजन ये था, फर्स्ट रिवीजन ये था सॉरी, उसके बाद 5 रिवीजन्स हुए, इसका नाम 4 है, WASI 4, WAIS 4, 2012 में रिवाइज हुआ। उसके बाद देखो यार, उन्होंने रिवाइज किया ये जो स्कूल चिल्ड्रन के लिए था, स्कूल चिल्ड्रन को रिवाइज करके तभी जो हमारे पास है अभी, इसका भी 5th एडिशन हमारे पास। ओके, इसका जो 5th एडिशन आया था 2014 में आया था। अभी देखो इसमें फर्क क्या है रिवीजन और इसमें, जो हमारा पहला जो था ना, ये था 6 to 16 ईयर ओल्ड के लिए, ये वाला जो टेस्ट था ये था 16 ईयर ओल्ड के लिए। ओके, लेकिन जब रिवाइज हुआ, ओके, रिवाइज होने के बाद इसकी चेंज हो गई। ओके, बेसिकली अभी ये मानी चलती है 6 to 16 के लिए है। अब जो ये वाला था ना हमारा प्री स्कूल के लिए, प्री स्कूल की एज लिमिट थी 4 to 6 ईयर्स। ओके, 4 to 6 ईयर्स, लेकिन रिवीजन के बाद इसकी जो एज कर दी गई है, रिवीजन के बाद इसकी एज की है 2 to 7 ईयर्स। 4 to 6 थी, रिवीजन के बाद 2 to 7 ईयर्स ऑफ एज कर दिया गया। ओके, ये हमारा रिवाइज हुआ 3 बार, 3 बार रिवाइज हो चुका है, ये 5 बार रिवाइज हो चुका है, और ये भी 5 बार रिवाइज हो चुका है। यहाँ पे कोई डाउट? है कोई डाउट? दोबारा से एक्सप्लेन करूं? करूं क्या दोबारा से एक्सप्लेन? समझ नहीं आया तो या फिर आगे करें? एक बार ही कर ले। ओके, एक बार रिवाइज कर देता हूँ मैं। देखो थैंक यू। उन्होंने ये चेंजेस किए, अपने पुराने टेस्ट यूज किए जो पहले अवेलेबल थे, जो इंटेलिजेंस टेस्ट अवेलेबल थे, बैचलर ने उनको यूज करके देखा, उनके अंदर उनको कुछ ड्रॉबैक्स दिखे। उन ड्रॉबैक्स को कवर करने के बाद, कंपनसेट करने के बाद, उन्होंने एक टेस्ट बनाया, बैचलर बिहेवियर इंटेलिजेंस स्केल। ये था एडल्ट्स के लिए, चिल्ड्रन के लिए नहीं था। ओके, अब एडल्ट के लिए स्केल बना, एडल्ट के लिए स्केल बनाने के बाद उन्होंने स्केल्स बनाए चिल्ड्रन के लिए और प्री स्कूल चिल्ड्रन के लिए। ओके, प्री स्कूल चिल्ड्रन के लिए बनाए। अभी देखो यार, अब यहाँ तक पहले हम बात करते हैं एडल्ट के लिए जो था। ओके, एडल्ट के लिए जो बिहेवियर इंटेलिजेंस टेस्ट था, इसका नाम चेंज करके उन्होंने 1955 में बैचलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल कर दिया। ओके, अब इसको चेंज करने के बाद इसकी बात हम यहीं खत्म करते हैं अभी एडल्ट्स के लिए। ये पहले था बिहेवियर इंटेलिजेंस टेस्ट, उसके बाद ये हो गया है WAIS, बैचलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्किल। उसके बाद उन्होंने ऐड की एक चीज, इसको बनाने के बाद 1949 में स्कूल चिल्ड्रन के लिए एक टेस्ट इंट्रोड्यूस किया, जिसको बैचलर इंटेलिजेंस स्कूल सॉरी बैचलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन कहते हैं, WISC। और ये जो सुटेबल था ये था 6 to 16 के लिए। ओके, मेरे यहाँ तक 6 to 16 तक के लिए उन्होंने ये टेस्ट बनाया। अब 6 से नीचे वालों का क्या, उन्होंने इसका ही एक डाउन एक्सटेंशन कर दिया, इसी टेस्ट का एक डाउन एक्सटेंशन कर दिया, WPPSI 1967, बैचलर प्री स्कूल एंड प्राइमरी स्केल ऑफ इंटेलिजेंस। ओके, इसमें क्या किया, इसमें पहले यार देखो ये था 4 to 6 ईयर्स ऑफ एज, देखो 6 ईयर्स ऑफ 6 to 16 के लिए ये वाला है, 4 to 6 के लिए ये बना दिया। ओके, फिर हुए इसमें रिविजन्स। ओके, बार बार स्टैंडर्डाइज हुआ और डेवलप हुआ। पहले बात करें अगर एडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट की, तो वो 5 बार रिवाइज हो चुका है। ओके, 5 बार रिवीजन के बाद उसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो पब्लिश हुआ था 2012 में, और उसको WAIS 4 बोलते हैं। ओके, बाद जो चिल्ड्रन के लिए था, स्कूल चिल्ड्रन के लिए, जो 6 to 16 ईयर्स ऑफ एज के लिए था, ये भी 5 बार रिवाइज हुआ। ओके, 5 बार रिवाइज होने के बाद जो इसका लेटेस्ट वर्जन है वो पब्लिश हुआ 2014 में, और इसको हम बोलते हैं WISC 5। ओके, अब जो लास्ट हमारा था प्री स्कूल के लिए था,
जो 1916 में डेवलप किया था 4 to 6 इयर्स ऑफ एज के लिए, तो अभी 3 बार रिवाइज किया गया। 3 बार रिवाइज करने के बाद जो इसका लेटेस्ट वर्जन है वो है 2012 में पब्लिश हुआ था, WPPSI-4, और इसके अंदर जो चिल्ड्रन है वो 2 to 6, 4 to 6 की जगह 2 to 7, सॉरी 6 की जगह 2 to 7 इयर्स ऑफ एज के ऊपर हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। अभी क्लियर है? अभी कोई डाउट है? नहीं, clear। ओके, बात देखो ये जो स्किल था हमने बात की ना, 3 तरह के उनमें आईक्यू ऐड किए गए थे। ओके, वर्बल, और उसमें यहाँ पे हमने पढ़ा था ना कि इसके अंदर 3 आईक्यू ऐड कर दिए गए। वो 3 तरह के आईक्यू होते हैं, कैसे काम करते हैं चीज? फुल स्केल आईक्यू, ओके, उसके बाद एक वर्बल आईक्यू और परफॉर्मेंस आईक्यू। अभी देखो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर, वर्बल के अंदर कौन से कंपोनेंट होंगे। पहले हम वर्बल की बात करते हैं। वर्बल कॉम्प्रिहेंशन इंडेक्स, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन इंडेक्स के अंदर आएगी वोकैबुलरी, ओके, वोकैबुलरी, सिमिलरिटीज इन स्टिमुलस, ओके, इंफॉर्मेशन और कॉम्प्रिहेंशन। बेसिकली ये लिंग्विस्टिकली डोमिनेंट था, जो बोला था। ओके, यार वोकैबुलरी कितनी अच्छी है चिल्ड्रन की। ओके, कोई चाइल्ड है हमारे सामने, कोई इंडिविजुअल बच्चा बैठा है, उसकी वोकैबुलरी कितनी अच्छी है, वो सिमिलरिटीज कितनी अच्छी यूज कर रहा है। अगर मैं बोलूं कि मेरे को बताओ एक ओशन और रिवर में क्या सिमिलरिटीज, वो सिमिलरिटीज ढूंढता है, ओके, एक्सप्लेन करता है सिमिलरिटीज को, ओके, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग करता है, इंफॉर्मेशन की कॉम्प्रिहेंशन करता है, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन की हम अगर उसको कोई भी बात बोल रहे हैं, रिडल दे रहे हैं, तो उसको कितने अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर रहा है, वो उसको ज्यादा लॉजिकली सोच रहा है, उसका मीनिंग निकालने की कोशिश कर रहा है। ओके, ये सब था वर्बल आईक्यू के लिए। तो वर्बल आईक्यू के अंदर दूसरी चीज थी, सॉरी, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन इंडेक्स। अब जो वर्बल आईक्यू के अंदर दूसरा कंपोनेंट था वो था वर्किंग मेमोरी। अब देखिए वर्किंग मेमोरी होती क्या है, किसी को पता है वर्किंग मेमोरी क्या होती है? वर्किंग मेमोरी और एपिसोडिक मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी, सॉरी, वर्किंग मेमोरी पता है किसी को? एनीवन? ओके, सी है, वर्किंग मेमोरी होती क्या है? बेसिकली वर्किंग मेमोरी होती है जहाँ पे हमको एक इंस्टेंट चीज याद करनी होती है। ओके, एक फोन नंबर, मैं बोलूँ यार देखो मेरा फोन नंबर ये है, तुम उसका मेमोराइज करो, ओके, फटाक से जाके जो डेस्क के दूसरी तरफ जो इंसान बैठा है उसको बता दो। ओके, तो हम जो ये अपनी मेमोरी यूज करेंगे ना, शॉर्ट टर्म मेमोरी यूज करेंगे, ओके, एक चीज को याद करने के लिए, कोई भी डिजिट्स को याद करने के लिए। और वर्किंग मेमोरी देखकर होती है 2 to 9 डिजिट तक हम याद कर सकते हैं। ये जो स्पैन होता है ना, 2 to 9 डिजिट का होता है, स्केल जो होता है, वो एक नंबर बोलते हैं। ओके, हमको एक नंबर बताएंगे जिसके अंदर डिजिट्स होंगी, 1 to 10 डिजिट्स होंगी मे बी। ओके, फॉर इंस्टेंस 10 डिजिट्स का कोई नंबर बताएंगे, अब वो देखेंगे हम कितने डिजिट्स को रिकॉल कर सकते हैं। ओके, जो एवरेज होता है, मेनली जो 7 से ऊपर जो डिजिट्स रिकॉल कर लेता है ना, वो एक इंटेलिजेंट इंसान माना जाता है। ओके, वर्किंग मेमोरी के हिसाब से उसकी वर्किंग मेमोरी अच्छी होती है। इंटेलिजेंट तो क्या ही बोलेंगे, वर्किंग मेमोरी उसकी अच्छी होती है जो 7 से ज्यादा रिकॉल कर लेता है। ओके, जो 5 से कम रिकॉल करता है, 5 तक रिकॉल करता है, वो एवरेज होता है। जो 4 और 5 से कम रिकॉल कर पाता है वो बिलो एवरेज आ जाता है। ओके, तो ये होती है हमारी वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी के अंदर, वर्किंग मेमोरी इंडेक्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया हुआ है विशाल ने? अरे यार, वर्किंग मेमोरी के अंदर इंक्लूड किया है, अर्थमेटिक इंक्लूड किया है। अर्थमेटिक पता है, मैथमेटिकल प्रोग्रेशंस होती हैं, ओके, इसके अंदर एडवांस मैथ नहीं आता। एडवांस मैथ मींस ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री को अलग से हटा के जो थोड़े कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस जैसे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हो गया, और स्पीड डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस हो गए, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एडवांस मैथ नहीं यूज होता, हमारी लॉजिकल रीजनिंग यूज हो सकती है। ओके, डिजिट स्पैन होते हैं, लेटर नंबर सीक्वेंस होते हैं। अब अगर लेटर नंबर सीक्वेंस क्या होता है? लेटर नंबर सीक्वेंस होते हैं, हम सीक्वेंस में कुछ भी चीज याद करते हैं। ओके, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, टेस्ट डिक्लेयर आर्टिकल में इसका भी डाल दूंगा, इससे सर्च कर लेना क्या क्या चीजें होती है। ओके, इन चीजों को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, टाइम काफी ज्यादा हो जाएगा, है ना? ओके, मैं एक पर्टिकुलरली इसका डाल दूंगा, रेलेवेंट आर्टिकल इसका भी एक टेबल बना के डाल दूंगा क्या क्या चीजें होती है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें परफॉर्मेंस आईक्यू की, परफॉर्मेंस आईक्यू में उन्होंने बोला कि परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इंडेक्स होगा और प्रोसेसिंग स्पीड इंडेक्स होगी।
देखिए परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इंडेक्स क्या होता है? परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इंडेक्स होता है, हमने गेस्टाल्ट थ्योरी पढ़ी है ना, गेस्टाल्ट थ्योरीज हमने पढ़ी हुई है। गेस्टाल्ट थ्योरी में क्या होती है, वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक थ्योरी है, ओके, कि हमारा हम जब कोई चीज परसीव करते हैं मतलब इसको ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, ओके। पिक्चर्स कंप्लीशन, ओके, पिक्चर कंप्लीशन, एक आधी बनी हुई पिक्चर दे दी, ओके, तो बोलेंगे कि कंप्लीट करो, ओके। कैसे परसीव करेगा उससे, ऐसे होल कैसे परसीव करेगा वो, ओके। ब्लॉक डिजाइन्स, मैट्रिक्स रीजनिंग कुछ नहीं होती, मैट्रिक्स रीजनिंग होती है, हम सब में क्या होगा कि यार देखो 4 शेप्स होती हैं, एक शेप ऐसे बना दी, फिर हमने बोला कि अब ऐसे, फिर ऐसे, अब बताओ फोर्थ नंबर पे क्या आएगा, ये इस तरफ स्पिन किया, फिर इस तरफ स्पिन किया, फिर इस तरफ स्पिन किया, तो इसकी शेप होगी ऐसे। तो ये होती है मैट्रिक्स रीजनिंग, इस टाइप की होती है, ओके। अब प्रोसेसिंग स्पीड की बात करें तो प्रोसेसिंग स्पीड में बताया कि यार प्रोसेसिंग की स्पीड क्या है, जो मेमोरी प्रोसेस हो रही है इसकी, ओके, मेमोरी प्रोसेस हो रही है, उसकी स्पीड कितनी अच्छी है। डिजिट सिंबल कोडिंग, डिजिट सिंबल कोडिंग क्या होती है, डिजिट सिंबल कोडिंग में बता देता हूँ क्या होती है। डिजिट सिंबल कोडिंग होती है कि देखो उसके सामने जैसे 1 2 3 4 ऐसे 10 तक लिखे हुए नंबर्स, ओके, सबको एक सिंबल दिया हुआ है, जैसे 1 को एक ये सिंबल दे दिया, 2 को ऐसा कुछ दे दिया, 3 को ऐसा कुछ दे दिया, और 4 को ऐसा कुछ दे दिया, ऐसे अलग अलग सिंबल्स दिए होंगे अलग अलग नंबर्स को या डिजिट्स को। अब वो रिकॉल करने के लिए बोलेंगे, ओके, थोड़ी देर के लिए दिखाएंगे फिर हटा लेंगे। अब वो रिकॉल करने के लिए बोलेंगे यार बताओ किस नंबर को हमने क्या सिंबल दिया हुआ था, इस टाइप के टेस्ट से। इसके अंदर कोई डाउट? कंप्लीट हो गया वेक्टर स्केल, क्लियर है, ओके। उसके बाद देखो यार 2 स्केल बचे हुए हैं, उन दोनों को हम डिस्कस कर लेंगे आज, फिर इंडिविजुअल स्किल्स खत्म हो जाएंगे, ओके। फिर हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे ग्रुप टेस्ट और कल्चरल वगैरह की, वर्बल और नॉन वर्बल। देखो फिर अब नए एक साइकोलॉजिस्ट आए हमारे पास, बोले क्या है कॉफमैन स्केल, कॉफमैन स्केल को डेवलप किया था कॉफमैन एंड कॉफमैन, एलन एस कॉफमैन और नदीम एल कॉफमैन, दो थे, दो इंडिविजुअल थे जिन्होंने डेवलप किया। उन्होंने डेवलप कैसे किया, और ये जो स्केल्स है ना, कॉफमैन के स्केल थे, ये पर्टिकुलरली क्या कह सकते हैं, ब्रिज करते थे या फिर कंपनसेट करते थे इसको, जो हमारी इंटेलिजेंस की थियरीज है अभी तक, इंटेलिजेंस की परसेप्शन की थियरीज है, कि यार देखो थियरीज में क्या दिया हुआ है, ओके, थियरी में दिया हुआ है ये चीज होगी तो इंटेलिजेंट होगा इंसान। ओके सॉरी, अब देखो यार इन्होंने ये जो इंटेलिजेंस टेस्ट थे कंपनसेट करते थे थियरीज को, कि यार थियरी में जो चीज लिखी हुई है ना वो सच में काम करती है, ओके, थियरीज ऐसे नहीं कुछ भी लिख दी नहीं है, टेस्ट में भी ये कंपनसेट करते थे उन थियरीज को। फर्स्ट इन्होंने जो टेस्ट दिया वो इन्होंने टेस्ट दिया है, और मेनली यार ये चीज याद रखना कॉफमैन के जो स्किल्स है ना ये थियरीज पे बेस्ड है पूरी तरह, ओके, काफी थियरीज पे बेस्ड। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे तो पता लगेगा कि कैसे थे थियरीज पे बेस्ड। पहले उन्होंने दिया, पहला जो स्किल था उसका नाम क्या था, कॉफमैन एडल्ट या एडोलसेंट बैटरी, ओके, बैटरीज थी, बैटरी क्या क्या यूज करते थे, तो जैसे 2 पार्ट होंगे किसी को, तो कोर बैटरी एक्सटेंडेड बैटरी इस तरह से क्या क्या यूज करते थे। तो फर्स्ट था ये था कॉफमैन असेसमेंट बैटरी ऑफ चिल्ड्रन, ओके, बैटरी ऑफ चिल्ड्रन, ओके, कॉफमैन अडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, कॉफमैन ब्रीफ इंटेलिजेंस टेस्ट, ओके, ये चीजें थी। और इसके जो ये रिवाइज हुआ था, जो चिल्ड्रन का था ये 2004 में रिवाइज हुआ था। रिवाइज होने में क्या क्या उसमें ऐड हुआ था वो देखिए। अभी देखो यार पहला जो इन्होंने दिया था 1983 में दिया था, 1983 के अंदर उन्होंने दिया फर्स्ट कॉफमैन असेसमेंट, कॉफमैन असेसमेंट बैटरी फॉर चिल्ड्रन। इसके अंदर क्या चीजें थी यार देखो, ये बेस्ड था 2 थियरीज के ऊपर, ओके। फर्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी, 1984 में दास ने दी थी, और उसके बाद एक 1960 इसमें एक 1966 में ल्यूरिया ने भी एक थ्योरी दी थी, उन थ्योरीज के ऊपर बेस्ड था। अगर इन थ्योरीज को डिटेल में पढ़ना है तो इसके लिए भी आर्टिकल डाल दूंगा, या थोड़ा सा रिसर्च कर लेना यूट्यूब पे या फिर आर्टिकल्स पढ़ लेना। आर्टिकल्स पढ़ना मेनली
यूट्यूब पे हम ज्यादा देखें तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है, क्योंकि वीडियोस देखने से पढ़ने से ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है हम लोग, ठीक है, तो ज्यादा याद रखना, ठीक है, थ्योरी से पढ़ लेना, ओके, चीजें एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ओके। द टेस्ट कंप्राइजेस 7 टेस्ट ऑफ स्टिमुलस प्रोसेसिंग। अब इसके अंदर होता है 7 टेस्ट थे स्टिमुलस प्रोसेसिंग के लिए। स्टिमुलस प्रोसेसिंग क्या है? साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग, सॉरी स्टिमुलस नहीं, साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग। साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग क्या है, हमने जब डिस्कस की थी ना थ्योरीज, तो डिस्कस किया था साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग क्या होती है। मैं बता दूंगा, फिर भी यहाँ पर ओवरव्यू ले देंगे इसका, ओके। इसके अंदर 6 सब टेस्ट थे जो थे सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग के लिए। सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग भी हमने डिस्कस की हुई है पहले, ओके। के बाद कुछ सब टेस्ट थे इसमें जो कि अचीवमेंट के लिए थे, ओके, अचीवमेंट के लिए थे। बेसिकली अचीवमेंट में क्या क्या आता है, इसमें देखा है ग्लोबल प्रोसेस में साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग के लिए, सक्सेसिव प्रोसेसिंग के लिए, ओके, मेंटल प्रोसेसिंग के लिए और अचीवमेंट के लिए, ओके। अब ये फैशन में नहीं है, ये हो चुका है अब रिवाइज। तो देखो यार, इसमें भी स्कोर जो होते थे ना वो 100 और 15 की डेविएशन में होते थे, ओके। IQ 100 में मेजर होता था और बाकी जो कंपोनेंट्स थे वो 15 में मेजर होते थे, ओके। अब हम बात करते हैं डिटेल में, जब ये रिवाइज हुआ है जो वर्जन उसका। अभी हमने देख लिया कि इसमें यार देखो सीक्वेंशियल के लिए था, साइमल्टेनियस के लिए था और अचीवमेंट के लिए था, ओके। और 100 और 15 में इसकी डेविएशन होती है। अब जब रिवाइज हुआ ना इसमें तो काफी डेवलपमेंट हुई। एक सेकंड रुकना, कि जब रिवाइज हुआ ना तो इसमें क्या करें, इसमें थोड़ा सेम स्केल को हम इसके रिवाइज वर्जन में थोड़ा डिटेल में करेंगे। अभी हमने यहाँ पे इसका ओवरव्यू ले लिया जो कि अब पैटर्न में नहीं है, लेकिन अब जो फंक्शनल है उसको हम डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे। या देखो क्या क्या था इसके अंदर, ओके। मिनट, अभी देखो यार, ये जो 2004 में रिवाइज वर्जन था, ये था क्या, तो यूज करते थे हम 3 to 18 ईयर्स एज स्लैब के लिए, कि 3 से 18 साल का जो बच्चा होगा उसके ऊपर हम इसको एडमिनिस्टर कर सकेंगे। कल्चरली फेयर था, ओके। असेसेस चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड, डाइवर्सिटी, ओके। ये डिफरेंट बैकग्राउंड के चिल्ड्रन को डाइवर्सिटी, डाइवर्सल डाइवर्स वे में असेस करता था, ओके। अभी देखो यार, इसके अंदर 2 थ्योरीज थी, 2 टाइप थी इसकी। एक थी ल्यूरिया मॉडल, ओके, ल्यूरिया मॉडल, और एक था कैटल हॉर्न कैरल मॉडल। इसमें होता क्या था कि भाई यार देखो, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर है ना, उसको बच्चे को पहले असेस करना पड़ेगा, कि असेस करने के बाद वो डिसाइड करेगा कि मेरे को ल्यूरिया मॉडल इसके ऊपर एडमिनिस्टर करना है या CHC मॉडल इसके ऊपर एडमिनिस्टर करना है, ओके। 2 तरह के मॉडल थे इसके अंदर। देखो यार, इसका जो एवरेज टाइम होता है, इसका एवरेज टाइम होता है 25 से 55 मिनट ल्यूरिया मॉडल के लिए, ओके। ये ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, फिर भी एक बार देख लेना है। और 35 से 75 मिनट, 35 to 75 मिनट्स का टाइम स्पेंड है इसका CHC वर्जन के लिए। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है टाइम स्पेंड, फिर भी एक बार मेमोरी में प्रोसेस कर लो, ओके। उसके बाद देखो यार, जो मेन चीज इसकी, यार जो स्किल्स क्या थे इसके अंदर, ओके। स्किल्स की अगर हम बात करें कि स्किल्स क्या क्या है इसके, हमने देखा यार इसके अंदर सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग थी, ओके, और साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग थी। तो उसके अंदर था क्या क्या, क्या क्या टेस्ट थे, क्या क्या इसके टूल्स थे असेस करने के लिए। तो देखिए सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग इसके अंदर शॉर्ट टर्म मेमोरी, ओके, शॉर्ट टर्म मेमोरी की, ओके। और साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग की विजुअल प्रोसेसिंग के लिए। देखिए यार, मैं आपको बता देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ दोबारा से इसकी सीक्वेंशियल और साइमल्टेनियस में क्या फर्क है। तो अगर सीक्वेंशियल की बात करें हम, तो सीक्वेंशियल मींस हम कोई भी चीज को लर्न कर रहे हैं सीक्वेंस में, जैसे कि हम अल्फाबेट्स लर्न करते हैं ABC, ओके, या फिर मैथमेटिकल टेबल्स याद करते हैं 2 4 8 6 8 10 करते हैं ना टेबल्स याद, ओके। किसी चीज को सीक्वेंस में याद कर रहे हैं, ओके, किसी भी इंफॉर्मेशन को सीक्वेंस में प्रोसेस कर रहे हैं, ओके, और सीक्वेंस में याद करनी है, उसको हम बोलते हैं सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग। और साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग होती है जब हम छोटे छोटे स्टिमुलस को यूज करके एक बड़ी इंफॉर्मेशन को बिल्ड करते हैं। जैसे लास्ट जो हमने सेशन किया था, जब हमने डिटेल में तो डिस्कस किया था साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग को, उसमें हमने एग्जांपल लिया था एक बास्केटबॉल का, है ना।
याद होगा जिसने अटेंड किया था, बास्केटबॉल का एक एग्जांपल लिया था। तब हमने देखा कि देखो यार छोटी छोटी स्टिमुलस को यूज करके हम कैसे डिटरमाइन करते हैं कि यार देखो ये एक बास्केटबॉल ही है, बड़ी इंफॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं। पहले हम देखेंगे यार देखो साइज बड़ा है इसका बॉल का, है ना, तो बास्केटबॉल बड़ी होती है, मे बी फुटबॉल भी हो सकती है या वॉलीबॉल भी हो सकती है, बड़ी है तो। अब हम देखेंगे यार देखो इसका कलर ऑरेंज है, ओके, ऑरेंज कलर की तो मे बी बास्केटबॉल हो सकती है ना, ऑरेंज कलर की है तो बास्केटबॉल में भी हो सकती है। अब उसके ऊपर ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स भी बनी हुई है। अब स्ट्रिप्स को देख के हम बोलेंगे देखो यार इसके ऊपर स्ट्रिप्स भी है तो डेफिनेटली बास्केटबॉल ही है, ओके। अब देखो हमने तीन छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन यूज की एक बड़ी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए, है ना, कलर, शेप, साइज और पैटर्न उसके ऊपर। फिर हमने एक बड़ी इन्फॉर्मेशन को एनालाइज कर लिया बास्केटबॉल, तो हम बोलते हैं साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग, ओके। अब इसके अंदर साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग थी, सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग और लर्निंग एबिलिटी, ओके। लर्निंग एबिलिटी को ये करता था इंटेलिजेंस में यूज, लर्निंग एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए। लर्निंग एबिलिटीज में लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ मेमोरी या रिट्रीवल कैसा है इंसान का, प्लानिंग कैसी है, प्लानिंग में फ्लूइड रीजनिंग, और नॉलेज में क्रिस्टलाइज्ड रीजनिंग। अब एक चीज और देख ले रहे हैं, मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। हम फ्लूइड रीजनिंग को डिस्कस कर चुके हैं एक बार ओवरव्यू में, एक बार क्रिस्टलाइज को बता देता हूँ। फ्लूइड रीजनिंग के बिल्कुल अपोजिट होता है क्रिस्टलाइज्ड रीजनिंग, ओके। क्रिस्टलाइज्ड रीजनिंग क्या होता है, फ्लूइड में यार देखो हम किसी चीज को पहली बार करते हैं तो हम अपनी फ्लूइड इंटेलिजेंस यूज करते हैं, ओके, नई इन्फॉर्मेशन को सीखने के लिए। लेकिन अगर ये इन्फॉर्मेशन हम पहले यूज कर चुके हैं, ये एक्सरसाइज हम पहले कर चुके हैं, है ना, जैसे कि कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो वो होती है फ्लूइड रीजनिंग, फ्लूइड इंटेलिजेंस, ओके। पहली बार सीख रहा है, पहले उसने चलाया नहीं साइकिल चलाना, वो अपनी नई स्किल्स यूज कर रहा है, क्रिएटिविटी यूज कर रहा है, लेकिन उसको साइकिल चलानी आ गई है। अब वो थोड़ा बड़ा हुआ है और उसको बाइक चलाना सीखना है, ओके। अब उसको देखो यार फ्लूइड रीजनिंग से उसके पास एक्सपीरियंस है टू व्हीलर को बैलेंस करने का, है ना, टू व्हीलर को बैलेंस करने का एक्सपीरियंस है जो कि एक सॉलिड इन्फॉर्मेशन है। इसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, जो कि हमें एक्सपीरियंस से मिलती है। क्लियर है ना दोनों चीज, फ्लूइड और क्रिस्टलाइज्ड, ओके। अभी देखो इसके अंदर दो मॉडल होते हैं, कब कभी यूज करते हैं, ओके। जो हमारा यूज होगा कैटल हॉर्न कैरल मॉडल, CHC मॉडल, कि वो हम कभी यूज करेंगे इफ चाइल्ड हैज डिसेबिलिटी इन रीडिंग, रिटन एक्सप्रेशंस और मैथमेटिक्स में उसका कोई प्रॉब्लम हो, और इफ चाइल्ड हैज मेंटल रिटार्डेशन हो चाइल्ड के अंदर, वो ADHD से सफर कर रहा हो, कोई इमोशनल बिहेवियर का डिस्टर्बेंस हो उसके अंदर, तो हम यूज करते हैं CHC मॉडल को, ओके। CHC मॉडल को हम यूज करते हैं, ओके। और ल्यूरिया मॉडल को हम कब यूज करेंगे, ल्यूरिया मॉडल को यूज करेंगे इफ चाइल्ड इज फ्रॉम बाइलिंगुअल बैकग्राउंड, ओके। अगर हमारा जो चाइल्ड है जिसको हमारा सब्जेक्ट है जो चाइल्ड जिसके ऊपर हम टेस्ट को एडमिनिस्टर करने वाले हैं, वो एक बाइलिंगुअल बैकग्राउंड से, इफ चाइल्ड हैज नॉन मेन स्ट्रीम कल्चर बैकग्राउंड may have affect his or her knowledge acquisition and verbal development, ओके। अगर वो एक नॉन मेन स्ट्रीम कल्चर से, अगर मैं बात करूं कि अगर मैं किसी ऐसे स्टेट में बैठा हूँ, इंडिया के किसी ऐसे स्टेट में एडमिनिस्टर कर रहा हूँ जो मेन स्ट्रीम लैंड से काफी दूर है, वहां पे मेन स्ट्रीम का जो कल्चर है वो वहां के लोगों को ज्यादा इफेक्ट नहीं करता, ओके। तो ल्यूरिया मॉडल यूज होता है, ओके। चाइल्ड हैज नॉन और सब्जेक्टेड लैंग्वेज डिसऑर्डर्स, अगर चाइल्ड के अंदर कोई लैंग्वेज डिसऑर्डर है, किसी भी टाइप का लैंग्वेज डिसऑर्डर हो, इफ चाइल्ड में हैव ऑटिज्म, अगर चाइल्ड ऑटिज्म से सफर कर रहा है, ओके। इफ चाइल्ड इज डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग, अगर चाइल्ड डेफ है या उसके अंदर हियरिंग एबिलिटी कम है, तो हम ल्यूरिया मॉडल यूज करेंगे, ओके। ये थोड़े से नोट्स हैं, या तो आप लिख लो या फिर बता देना मेरे को जैसे हो सके। अगर आप कंफर्टेबल हो लिखने में, मैं फिर दोबारा से रिवाइज कर दूंगा, या फिर मैं स्लाइड बना के डाल दूंगा, फिर बताओ यार, कंफर्टेबल हो नोट्स बनाने में, एक बार लिख लो इन चीजों को, या फिर मैं डाल दूंगा, ओके। रिवाइज करो मैं इस चीज को, कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं दोनों अलग अलग मॉडल, या फिर मैं डाल दूंगा, देखो, ओके। अब हमने दोनों मॉडल्स यूज कर लिए, अब देखो यार कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं इस टेस्ट के अंदर।
इस टेस्ट के अंदर हम ट्रायंगल्स यूज करते हैं, फेस रिकॉग्निशन यूज करते हैं, पैटर्न रीजनिंग यूज करते हैं, ब्लॉक राउटिंग यूज करते हैं, ब्लॉक काउंटिंग यूज करते हैं, स्टोरी कंप्लीशन, वर्ड ऑर्डर, नंबर रिकॉलिंग, हैंड मूवमेंट्स, रिडल्स, एक्सप्रेसिव वोकैबुलरी, वर्बल। अच्छा वर्बल नॉलेज तो बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, इसका भी मैं यार डाल दूंगा, ज्यादा लिखूंगा मत, मैं डाल दूंगा ये चीजें, ठीक है। ये सब चीजें यूज होती हैं इस वाले टेस्ट के अंदर, ओके, जो चिल्ड्रन के लिए बनाया है। फिर देखो हम बात करते हैं दूसरा वाला टेस्ट जो कि एडल्ट के लिए था, ओके। एडल्ट के लिए बनाया है 1993 में, इसको हम बोलते हैं कॉफमैन एडोलसेंट एंड एडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं हम 11 टू, इसको हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं 11 टू 85 ईयर ओल्ड के लोगों के ऊपर, ओके। अब देखो यार ये भी अलग अलग थ्योरीज पे बेस्ड था, ये 3 थ्योरीज के ऊपर बेस्ड था मेनली। पहली थी थ्योरी थ्योरेटिकल ऑपोजिशन ऑफ हॉर्न एंड कैटल थ्योरी 1966 में, उसके बाद लीरिया 1980 में, और पिगेट 1972 में। ये थ्योरीज हमारी बुक में दी नहीं हुई है सो फार, अभी तक तो दी नहीं, मे बी आगे जो चैप्टर्स में डिस्कस की हुई हो ये थ्योरीज, ओके। फिर भी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आप रिसर्च कर लेना, आर्टिकल्स पढ़ लेना फिर इसके ऊपर, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, ओके। क्योंकि यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा, ओके। ओके इसके अंदर 2 कंपोनेंट्स थे। Will there be questions from outside the text? अभी क्वेश्चंस तो मेरे को पता नहीं आएंगे या नहीं, लेकिन अगर मैं बोल दूं कि देखो यार ये जो टेस्ट था ना, ये 1966 में जो ल्यूरिया ने थ्योरी दी थी ना उस पर बेस्ड था। अब हमको पता ही नहीं है 1966 में ल्यूरिया की थ्योरी थी क्या, तो हम इसको ग्रास्प कैसे कर पाएंगे, है ना, बेटर अंडरस्टैंडिंग कैसे बना पाएंगे, है ना। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि 1993 में इस टेस्ट के अंदर ये थ्री थ्योरीज के ऊपर बेस्ड था, कैटल की थ्योरी के ऊपर ल्यूरिया ने जो 1980 में दी, और पिगेट ने 1972 में दी। अगर मेरे को पता ही नहीं है वो थ्योरी थी क्या, तो मैं बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाऊंगा। मैं एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा, एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, ओके। इफ यू वांट टू हैव अ बेटर ग्रास्प ओवर द कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट, यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दीस थिंग्स, ओके। आपके ऊपर है, अपने कन्वीनियंस के ऊपर से पढ़ लेना, या फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करना तो मत पढ़ो, ओके। ओके एक सेकंड रुको यार। ओके सॉरी, हम बात कर रहे थे एडल्ट वाले टेस्ट के लिए, ये 3 थ्योरीज के ऊपर बेस्ड था, ओके। अंदर 2 कंपोनेंट्स थे, जैसे हमने बात की ना कि जैसे हमने थ्योरीज में बात की थी, जैसे यार कि उसमें हमने बैचलर में बात की थी, इसके अंदर एसईआई की होती है, जैसे वर्बल होती है, परफॉर्मेंस बेस्ड होती है, और टोटल होती है। इसके अंदर 2 मॉडल थे, कोर बैटरी और एक एक्सटेंडेड बैटरी, ओके। 2 पार्ट थे इसके, 2 कंपोनेंट थे, एक कोर बैटरी, एक एक्सटेंडेड बैटरी, ओके। अभी काम कैसे करें, कोर बैटरी थी, ओके। अभी हम देखते हैं the former is composed in crystallized scale and fluid scale, each having 3 subsets। अब ये जो हमारी कोर बैटरी थी ना, ये हमारी फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस को टेस्ट करने के लिए थी, ओके। बेसिकली ये चीज याद रखो, ओके। और क्रिस्टलाइज्ड और फ्लूइड इंटेलिजेंस बता चुका हूँ इसमें। अब देखो यार ये जो कोर बैटरी थी, ये इन्हीं 2 चीजों के लिए थी, क्रिस्टलाइज्ड और फ्लूइड इंटेलिजेंस को टेस्ट करनी। और जो ये थी ना एक्सटेंडेड बैटरी यूज होती थी विद इंडिविजुअल सस्पेक्टेड न्यूरोलॉजिकल डैमेज। जो यार जिन बच्चों के अंदर या जिन इंडिविजुअल्स के अंदर, ये बच्चे तो नहीं बोल सकते, ये एडमिनिस्टर होता था 11 से 85 इयर्स ओल्ड पर। तो जो एक्सटेंडेड बैटरी का जो पार्ट था, इसका 2 पार्ट में थे, ये यूज होता था इंटेलिजेंस को टेस्ट करने के लिए, फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। और एक्सटेंडेड बैटरी यूज होती थी हमारा जो भी इंडिविजुअल है, अगर वो किसी न्यूरोलॉजिकल डैमेज से सफर कर रहा है, ये वाला यूज करते थे। दिस इज दैट इज वी कॉल्ड, बोलते हैं इसको, हमने पढ़ा था ना वैलिडेशन, वैलिडिटी क्या होती है टेस्ट। हम पहले देखेंगे, जैसे हमने ये वाला बात की ल्यूरिया और सीएचसी का, हम देखेंगे चाइल्ड कैसा है, इसके लिए कौन सा टेस्ट सुटेबल है। अगर चाइल्ड शोज बेटर सुटेबिलिटी फॉर ल्यूरिया मेथड,
ओके, तो हम वी विल गो फॉर ल्यूरिया मेथड, विल एडमिनिस्टर ल्यूरिया मेथड। तो ये होती है वैलिडिटी। ओके, जो लास्ट था इसका, जो थर्ड वाला है, ये था एक ब्रीफ इंटेलिजेंस टेस्ट, कॉफमैन ब्रीफ इंटेलिजेंस टेस्ट। ये 1990 में और 2004 में इसकी हुई थी डेवलपमेंट एंड रिवीजन। अब देखो, इट इज अ क्विक स्क्रीनिंग मेजर फॉर estimating the level of intellectual functioning in 4 to 90। अब ये ब्रीफ था, तो 4 to 90 के एज लेवल के लिए ये एडमिनिस्टर किया जाता है। ओके, इसके लिए स्क्रीनिंग मेजर्स के लिए यूज होता है। द टेस्ट यूज 3 स्कोर्स, इसके अंदर 3 तरह के स्कोर होते हैं, वर्बल परफॉर्मेंस एंड कंपोजिट। वर्बल परफॉर्मेंस एंड कंपोजिट, क्या देखो वर्बल इंटेलिजेंस कैसी है इंसान के अंदर, ओके, परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस कैसी है, ओके, और कंपोजिट कैसा है। the scores are expressed in terms of deviation units। अब इसके अंदर भी डेविएशन यूनिट्स में होते हैं, डेविएशन यूनिट्स होते हैं 115 में। ओके, the psychometric properties of Kaufman scales are stationary, satisfactory, having adequate information sample and highly reliable। ओके, नॉर्मल लैंग्वेज में समझे हम, ते हाईली रिलेबल थे और वैलिडिटी भी थी इनके अंदर कॉफमैन के स्केल पे। ओके, तो यार दोबारा से रिवाइज कर देता हूं। जो पहला बना था कॉफमैन असेसमेंट बैटरी ऑफ चिल्ड्रन, ये 1983 में बना था। ओके, ये फिर दोबारा से रिवाइज हो गया है। ओके, 24 में 2004 में 2004 में, ठीक है। इसके अंदर ऐड क्या किया गया, इसके अंदर मैंने बता दिया कि ट्रायंगल्स यूज होते थे, ल्यूरिया और कैटल हॉर्न कैरल के 2 थ्योरीज यूज होते थे। पहले हम बच्चे को स्क्रीनिंग करते थे कि इस पे कौन सा टेस्ट बेटर सुटेबल है, हम सुटेबल टेस्ट की यूज करते थे और ये यूज करते हैं साइकोलॉजिस्ट। उसके बाद एडल्ट के लिए 1993 में इसको यूज किया जाता है 11 to 85 ईयर्स ओल्ड के ऊपर। ओके, और ये इसके अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है कोर बैटरी, दूसरा होता है एक्सटेंडेड बैटरी। कोर बैटरी को हम यूज करते हैं क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस और फ्लूइड इंटेलिजेंस को टेस्ट करने के लिए, और एक्सटेंडेड बैटरी को हम यूज करेंगे न्यूरोलॉजिकल डैमेज्ड पर्सन के लिए। ओके, उसके बाद आती है ब्रीफ इंटेलिजेंस टेस्ट। ब्रीफ इंटेलिजेंस टेस्ट को यूज करते हैं हम किसके लिए, परफॉर्मेंस कंपोजिट और वर्बल इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए 4 से 19 ईयर्स ऑफ एज के लिए। ओके, ये सब हो गए हैं। अभी लास्ट बचता है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लास्ट स्केल है। अच्छा, किसी को याद है हमने एक थियरी पढ़ी थी, पास थियरी? पास थियरी याद है किसी को? है किसी को याद है पास थियरी, जो हमने थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस में पढ़ी थी? नहीं है? यार पास थियरी दी थी जिसने, वो दी थी दास नेग्लेरी, नेग्लियरी, दास नेग्लेरी ने। ओके, उनके साथ एक साइकोलॉजिस्ट और था, उन्होंने दी थी। इन्होंने बोला था देखो यार, जो इंटेलिजेंस होती है ना, वो डिफर करती है और इफेक्टेड होती है किससे, हमारे जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स होते हैं ना ब्रेन के अंदर, अलग अलग पार्ट्स में। ड्रॉ ब्रेन हियर, उन्होंने एक सिंपल सी बात बोल दी यार, देखो हमारी जो भी इंटेलिजेंस है ना, हमारा जो ब्रेन होता है ना, इसके जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ये हैं इफेक्ट करते हैं हमारी इंटेलिजेंस को। ओके, उन्होंने ये बोल दिया था सीधा सा। उन्होंने ओके, देखो उन्होंने बोला कि पास थियरी दी उन्होंने, क्या देखो हमारी जो इंटेलिजेंस होती है ना, ऐसे काम करती है। पास मींस प्लानिंग, ए फॉर अटेंशन एंड अराउजल, एस फॉर सीक्वेंशियल इंटेलिजेंस और साइमल्टेनियस इंटेलिजेंस। ओके, ये चीजें होती हैं और इन सब के लिए एक अलग अलग ब्रेन का पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, उन्होंने बोल दिया कि अब इसी मॉडल के ऊपर हाँ, हमारी जो टेस्ट था ये बना था डेस नेग्लेरी कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम, इसका नाम था डेस नेग्लेरी कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम, इसका नाम था। ओके, राइटिंग मत देखना ज्यादा, कंटेंट देख लो जो लिखा हुआ है। ओके, इसके अंदर ये थ्योरी पे बेस था
प्लानिंग पे, अराउजल अटेंशन पे, और सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग और साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग। ओके, देखो इसके अंदर उन्होंने बोला, देखो यार, comprise several verbal as well as non-verbal subsets to measure 4 basic cognitive performance। इसमें कुछ सेट बनाए, सबसेट बनाए, ठीक है, जो कि क्या यूज करते थे, किस चीज को मेजर करते थे, cognitive process को, namely planning, attention, simultaneous processing and selective processing। The process are believed to be involved in learning but independent schooling। ये कुछ ज्यादा जाते नहीं बुक लैंग्वेज में, सीधा से देखते हैं। उन्होंने बोला कि यार देखो 4 लोब्स हैं हमारे ब्रेन में, ओके, ये 4 लोब्स हैं, फ्रंटल लोब, पैरेटल लोब, ऑसिपिटल लोब, टेम्पोरल लोब। ओके, उन्होंने बोल दिया जो प्लानिंग है ना, प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारा जो ब्रेन का पार्ट होता है वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक। उसके बाद उन्होंने कह दिया कि जो अटेंशन अराउजल होता है उसको जो ट्रिगर करता है वो हमारा मिड ब्रेन करता है, मिड ब्रेन करेगा, जो हमारे ब्रेन स्टेम होती है। उन्होंने बोला जो सीक्वेंशियल होती है, ओके, सीक्वेंशियल के लिए हमारा जो होता है वो टेम्पोरल होता है, ओके, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मेरे हिसाब से टेम्पोरल है, ओके। और जो साइमल्टेनियस होती है, साइमल्टेनियस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा ऑसिपिटल और पैराइटल। ओके, उन्होंने बोल दिया यही चारों चीजें ये टेस्ट यूज करता है साइकेट्रिक साइकेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से यूज होता है टेस्ट। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? देखो यूज होता है 5 to 17 years ओल्ड में। ओके, यहाँ पे इंडिविजुअल टेस्ट होते हैं खत्म, ग्रुप टेस्ट की हम अगले सेशन में बात करेंगे। इसमें कोई भी डाउट है तो बता दो।